नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 का नाम है रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर का हम लोग सभी वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिक रसायन की वह शाखा, यहाँ पर शाखा लिखा गया है, मिस्टेक से शाखा होगा। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की गति, रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन होता है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन होता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए A + B है और जब यह क्रिया कर रहा है तो C + D बना रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो यह अभिक्रिया हो रहा है इसका गति या वेग या क्रियाविधि तीनों अध्ययन होगा, उसी को हम कहेंगे रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी में निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। जो रासायनिक बल गतिकी है उसमें निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। पहला है अभिक्रिया की दर तथा दर नियम। अभिक्रिया की दर तथा दर नियम। दूसरा है अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कारक। अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन है कारक? तो ताप है, दाब है, सांद्रता है तथा उत्प्रेरक है। और तीसरा है अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करना। यानी कि रासायनिक बल गतिकी में तीन चीजों का अध्ययन होता है: रासायनिक अभिक्रिया की दर या गति तथा दर नियम, अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि। आगे देखते हैं। अभिक्रिया की दर के आधार पर विभिन्न अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, जो अभिक्रिया की दर है, दर के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। अभिक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, पहला हम लोग टॉपिक देखे थे रासायनिक बल गतिकी, यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। रासायनिक बल गतिकी में निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा दर नियम, अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कारक, और तीसरा है अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसके बाद हम लोग देखें अभिक्रिया दर के आधार पर विभिन्न अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया। अभिक्रिया की जो दर है उसके आधार पर अभिक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। अभिक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया देखिए, जिस अभिक्रिया का वेग निर्धारण आसानी से करना संभव नहीं है। जब अभिक्रिया होती है तो उसका वेग निर्धारण आसानी से नहीं होता है। जिस अभिक्रिया का वेग निर्धारण आसानी से संभव नहीं होता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं तथा इसे आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया का वेग निर्धारण आसानी से करना संभव नहीं होता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं और इसे आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, तीव्र अभिक्रिया की गति बहुत तेज होती है।
तीव्र अभिक्रिया की गति बहुत तेज होती है, इतना तेज होती है कि इसको आसानी से निर्धारित करना संभव नहीं है। जैसे देखिए NaCl और AgNO3 क्रिया करके AgCl बनाता है और यहाँ पर सोडियम देखिए नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यानी जिस अभिक्रिया का वेग निर्धारण आसानी से करना संभव नहीं होता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, और तीव्र अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और अभिक्रिया की गति बहुत तेज होती है, जो तीव्र अभिक्रिया है उसकी गति तेज होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया दर में कई महीनों या कई वर्षों में भी कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता। ये मापनीय है, मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। कई वर्ष लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे और उसमें कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होगा, मापने लायक परिवर्तन ही नहीं होगा, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। माप ही नहीं सकते हैं कि क्या इसका मापांक होगा, इतना धीमा होता है, सोच लीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया दर में कई महीनों या वर्षों में भी कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जीवन चक्र में परिवर्तन, जीवन चक्र में परिवर्तन। आप खुद को ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि मैं बूढ़ा कब हो गया हूं। मिट्टी का क्षरण यानी मिट्टी का कटाव, यह बहुत का है, इसका मापनीय परिवर्तन होता ही नहीं है, कई वर्षों या कई महीनों लग जाते हैं। अगला है मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसकी गति का मापन आसान होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी गति का मापन आसान होता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसकी गति का मापन आसान होता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं, तथा मंद अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। किसको? तो मंद अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एस्टर को जल से क्रिया कराएंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा और एथिल एल्कोहल बनेगा। इसके बाद स्टार्च का जल अपघटन कराएंगे तो माल्टोज बनेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी गति का मापन आसान होता है, यानी इसे माप सकते हैं, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। तेज अभिक्रिया कर तीव्र अभिक्रिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीव्र अभिक्रिया मापना संभव नहीं है, तीव्र अभिक्रिया को मापना संभव नहीं है। अति मंद, ये वर्षों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। और मंद, इसे आसानी से माप सकते हैं, यानी मापना आसान है, इसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग। रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए है, एक क्रिया करके बना रहा है B+C, तो ध्यान दीजिए यह अभिकारक है, I उत्पाद है, अभिकारक है, I है उत्पाद। तो इकाई समय में अभिकारक में भी कुछ परिवर्तन होगा और इसके सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। तो इसी परिवर्तन को कहते हैं अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग, या एक और परिभाषा ले लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी खास समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया का दर कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहले इसको देख लेते हैं।
इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यानी अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में अगर परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इसके बाद या में देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी खास समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया का दर कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो अभिकारक की सांद्रता होता है उसमें कमी होता है, यानी माइनस होता है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होता है, यानी प्लस होता है। तो इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक में कमी होता है। कमी किस में? तो सांद्रता में। अभिकारक की सांद्रता में कमी होता है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होता है, यानी प्लस होता है। तो देखेंगे अभिकारक की दर या वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। यानी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। और ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की वेग या दर को dx/dt द्वारा सूचित किया जाता है। अभिक्रिया की वेग या दर को dx/dt द्वारा सूचित किया जाता है। अगला हम टॉपिक देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में आ चुका है कई बार। अभिक्रिया की दर या वेग कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला हम देखेंगे टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर को परिवर्तन की समय दर को अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर को अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की तात्कालिक दर। तो किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के लिए सांद्रण समय वक्र पर किसी समय विशेष में स्पर्श रेखा खींचकर प्राप्त किए गए प्रवणता के मान को अभिक्रिया के तात्कालिक वेग या दर कहा जाता है। या एक और परिभाषा है, अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर तात्कालिक अभिक्रिया दर कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, नोट में हम लोग देखेंगे अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण समय वक्र पर समय के किसी क्षण में यानी किसी समय में खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहा जाता है। करे अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण समय वक्र पर समय के किसी क्षण में खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। और नोट नंबर 2 है, सांद्रता परिवर्तन में आवश्यक समय से
भाग देने पर, आवश्यक समय से भाग देने पर अभिक्रिया का वेग प्राप्त किया जाता है। भाग देने पर अभिक्रिया का वेग प्राप्त किया जा सकता है। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की वेग या दर का इकाई। अभिक्रिया के वेग या दर का इकाई, वेग या दर का इकाई। तो अभिक्रिया का वेग या दर का सूत्र होता है सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन। और सांद्रता में परिवर्तन का होता है मोल प्रति लीटर बटा में समय का होता है सेकंड। समय का होता है सेकंड। तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया का दर या वेग होता है सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन। और सांद्रता में परिवर्तन का होता है फॉर्मूला मोल प्रति लीटर, और समय में परिवर्तन हो जाएगा तो बटा में सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दीजिए, यदि मिनट में देगा, यदि मिनट में तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। और घंटा लेंगे तो मोल प्रति लीटर प्रति घंटा। मोल प्रति लीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला टॉपिक हम देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ध्यान दीजिए, VVI है, VVI। अभिक्रिया की आणविकता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को, कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और अभिक्रिया की आणविकता 3 प्रकार की होती है। अभिक्रिया की आणविकता 3 प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। पहला है एक आणविक, पहला है एक आणविक, दूसरा है द्विआण्विक और तीसरा है 3 आणविक। आणविकता 3 प्रकार की होती है, एक आणविक, द्विआण्विक और त्रिआण्विक। इसके बाद हम देखेंगे पहला एक आणविक। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु भाग लेता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु भाग लेता है उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु भाग लेते हैं उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2O5, N2O5 बनेगा NO2 प्लस NO3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना अणु है, एक अणु है। NO2 का नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का कितना अणु है, एक अणु है। तो हो जाएगा एक आणविक। इसके बाद हम देखेंगे द्विआण्विक। द्विआण्विक तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अणु भाग लेता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं उसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं उसे द्विआण्विक कहते हैं, उसे द्विआण्विक कहते हैं। जैसे H2 प्लस O, उत्पाद बनेगा H2O। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का भी एक अणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी एक अणु है। तो एक एक हो जाएगा 2। तो जब 2 अणु भाग लेगा उसे द्विआण्विक, और जब एक अणु भाग लेगा उसे एक आणविक। अगला है त्रिआण्विक। त्रिआण्विक तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 3 अणु भाग लेते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 3 अणु भाग लेते हैं उसे त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 3 अणु भाग लेते हैं उसे त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2NO प्लस O2 बनेगा 2NO2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर NO का 2 अणु है, यहाँ पर O2 का एक अणु है, बन गया 2NO2। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो 2 1 3। तो जिसमें 3 अणु भाग लेते हैं उसे त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे इसको, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता 3 प्रकार के होते हैं। आणविकता 3 प्रकार के होते हैं, एक आणविक, द्विआणविक और त्रिआणविक। इसके बाद हम पहला देखेंगे एक आणविक। एक आणविक तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु भाग लेते हैं, जिसमें एक अणु भाग लेते हैं उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा है द्विआणविक अभिक्रिया, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अणु भाग लेते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अणु भाग लेते हैं उसे द्विआणविक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखेंगे त्रिआणविक, यहाँ पर त्रिआणविक, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीन अणु भाग लेते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीन अणु भाग लेते हैं उसे त्रिआणविक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग नोट में देखेंगे। नोट में रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता साधारणतः एक या दो होती है तथा कभी कभी तीन होती है। ये ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव के लिए यह वीवीआई है। रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता एक या दो होती है तथा कभी कभी तीन भी होती है। और ध्यान दीजिए दूसरा है आणविकता शून्य या प्रभाज्य नहीं होती, कभी भी आणविकता शून्य नहीं होती। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन शून्य नहीं होता है, तो हो जाएगा आंसर आणविकता, हो जाएगा आंसर आणविकता। आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, एक या दो हो सकती है, कभी कभी तीन भी होती है। इसके बाद एक और है वीवीआई क्वेश्चन, वेग नियम या वेग समीकरण। वेग नियम या वेग समीकरण। अब हम लोग देखेंगे वेग नियम या वेग समीकरण। वेग का आणविकता हो चुका है, इसके बाद हम देखेंगे वेग नियम या वेग समीकरण। वैसा गणितीय व्यंजक, वैसा गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के सांद्रता के, अभिकारकों के सांद्रता के पदों में अभिकारकों के सांद्रता के पदों में सही अभिक्रिया दर व्यक्त करता है, सही अभिक्रिया दर व्यक्त करता है, दर या वेग नियम कहते हैं, दर या वेग नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है वेग नियम या वेग समीकरण। तो वैसा गणितीय व्यंजक, वैसा गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के सांद्रता के, अभिकारकों के सांद्रता के पदों में, अभिकारकों के सांद्रता के पदों में सही अभिक्रिया दर व्यक्त करता है, सही अभिक्रिया दर व्यक्त करता है, दर वेग नियम कहते हैं, दर वेग नियम कहते हैं या वेग दर नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये देखिए तो दर बराबर हो जाएगा k इंटू ए के पावर m इंटू बी के पावर n, यही वाला है। ध्यान दीजिए यही है अभिकारक। ध्यान दीजिए कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है अभिकारकों के सांद्रता के। ध्यान दीजिए दर या वेग नियम क्या कह रहा है कि वैसा गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के सांद्रता, अभिकारक केवल कह रहा है, तो ध्यान दीजिए इसमें यह अभिकारक है, यह का है उत्पाद है। कह रहा है अभिकारकों के सांद्रता के पदों में सही अभिक्रिया दर व्यक्त करता है, उसे वेग दर नियम कहते हैं। तो यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया, यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया, और दर बराबर हो गया k इंटू ए के पावर m इंटू बी के पावर n। अब ध्यान दीजिए दर नियम स्थिरांक में m तथा n के आंकिक मानों का निर्धारण प्रयोग द्वारा होता है। जो भी मान दिया रहता है उसका निर्धारण प्रयोग द्वारा होता है तथा इसे संतुलित समीकरण से नहीं लिख सकते हैं, इसे हम संतुलित समीकरण से नहीं लिख सकते हैं, संतुलित समीकरण से इसको मतलब नहीं है। m तथा n के आंकिक मानों का निर्धारण प्रयोग द्वारा होता है, जो भी प्रयोग होगा उसी के द्वारा होगा, इसे संतुलित समीकरण से नहीं लिख सकते। एक बार और परिभाषा देख लेंगे, वेग दर, वेग नियम या वेग समीकरण। तो वैसा गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के सांद्रता के, अभिकारकों के सांद्रता के पदों में सही अभिक्रिया दर व्यक्त करता है, वेग दर नियम कहते हैं या वेग समीकरण कहते हैं। तो वेग समीकरण को लिख सकते हैं दर बराबर के ए के पावर m इंटू बी के पावर n। अब ध्यान दीजिए नोट में
अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों के मोलर सांद्रता के बीच मात्रात्मक संबंध निर्धारण किया जाता है। अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों के मोलर सांद्रता के बीच मात्रात्मक संबंध निर्धारित किया जाता है तथा इसे एक व्यंजक द्वारा प्रकट किया जाता है। इसे एक व्यंजक द्वारा प्रकट किया जाता है जिसे वेग नियम व्यंजक कहते हैं। जिसे वेग नियम व्यंजक कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे में है 2NO2, यहाँ पर देखिए NO2 है और यहाँ पर F ही है, बना है NO2F। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 से गुणा किया गया है। दर व्यंजक बराबर, यानी दर बराबर हो जाएगा K इंटू NO2 और यहाँ वाला 2 है इसके सर पर हो जाएगा यानी कपार पर, और यहाँ पर F ही है और यहाँ पे F ही के आगे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 छिपा है। तो हो गया इस तरह से। अगला है टॉपिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रता इकाई लिया जाए, जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रता इकाई लिया जाए, तब अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक कहलाता है। तो हो जाएगा A या B, A बराबर B बराबर 1 मोल प्रति लीटर। तो दर बराबर हो जाएगा K इंटू A इंटू B, और यहाँ पर देखिए दर बराबर हो जाएगा K इंटू 1, यहाँ पर है 1 मोल लीटर। तो हो जाएगा दर बराबर K। अगला क्वेश्चन है, देखिए VVI क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है एग्जाम में। अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की वेग स्थिरांक में अंतर लिखें। अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की वेग स्थिरांक में अंतर लिखें। तो निम्नलिखित अंतर है, एक और लिख देंगे अभिक्रिया की दर और एक और लिख देंगे अभिक्रिया की वेग स्थिरांक। यह अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। जो ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, और जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है अभिक्रिया के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और अभिक्रिया की दर का इकाई जो होता है मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, और इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभिक्रिया की कोटि, यह भी VVI है। VVI इस वीडियो में देखिए जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे सब के सब VVI होगा। कभी न कभी कोई न कोई ईयर वो क्वेश्चन पूछा ही होगा। फालतू एक भी हम लोग चीज नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे यहाँ पर K हो गया और A हो गया और इसके खोपड़ी पर M, और यहाँ पर देखिए B हो गया इसके खोपड़ी पर M। तो M प्लस N को जोड़ देंगे। A का घात M है और B का घात N है, तो इन दोनों घात को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही कोटि कहलाएगा। तो घातों के योग को हम कोटि कहते हैं और अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। घातों के योग को, ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता पर घातों को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जो अभिकारक की सांद्रता है, ध्यान दीजिए, अभिकारक की सांद्रता है
उसके घातों का योग, यानी घात m है और यहाँ पर n है, तो m प्लस n को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता पर घातों को यानी घातों के योग को घातों के योग को घातों के योग को हो जाएगा, यहाँ पर घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो देखिए यही है सांद्रता अभिकारक की, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कोटि। अब ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोटि निम्नलिखित प्रकार की होती है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। अभिक्रिया कोटि का है m प्लस n, यानी सांद्रता के जो घात हैं, घातों के योग को कोटि कहते हैं। और कोटि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कोटि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है शून्य कोटि अभिक्रिया, दूसरा है प्रथम कोटि अभिक्रिया, तीसरा है द्वितीय कोटि अभिक्रिया और चौथा है तृतीय कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। अब थोड़ा सा यहीं पर परिभाषा हम लोग देख लेंगे। जब घात शून्य होगा तो शून्य कोटि अभिक्रिया, जब घात का योग 1 होगा तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, जब घात का योग 2 होगा तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और जब घात का योग 3 होगा तो तृतीय कोटि अभिक्रिया। अब देखते हैं पहला, ध्यान दीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वैसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर देखिए A है अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद बना रहा है। दर कह रहा है, ध्यान दीजिए, अभिकारक की सांद्रता घटता है और ध्यान दीजिए उत्पाद की सांद्रता बढ़ता है। अभिकारक की सांद्रता घटता है, यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया है। पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटता है। यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, माइनस दिया है ऊपर में देखिए। और यह है दर, यानी डीए बटा में dt, ए का है अभिकारक। तो कह रहा है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अब पहले ही बता चुके हैं कि घात शून्य होता है, घात शून्य होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, तो दर बराबर हो जाएगा दर बराबर हो जाएगा k इंटू ए के पावर शून्य, यानी जब किसी भी अंक के पावर शून्य रहेगा तो उसका मान 1 होगा और 1 में k से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दर बराबर k, हो जाएगा दर बराबर k। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर समय के साथ स्थिर रहती है, समय के साथ स्थिर रहती है। ध्यान दीजिए, तो परिभाषा फिर से देख लेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, या जिसका घात शून्य हो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जब H2 तथा Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ध्यान दीजिए, H2 प्लस Cl2 2HCl, यह भी शून्य कोटि का अभिक्रिया है। फिर कह रहा है प्लेटिनम या सोना की उपस्थिति में सोना का विघटन, प्लेटिनम या सोना की उपस्थिति में सोना का विघटन। ये जितना उदाहरण है ध्यान दीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा और लिख के याद कर लीजिए। एग्जाम में यहीं से पूछता है, समीकरण दे देगा, आपको कहेगा कि कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा कोटि का अभिक्रिया है, तो उस समय याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो एक पहला हो गया, ये है दूसरा प्लेटिनम या सोना की उपस्थिति में सोना का विघटन हो गया। देखिए यह पहला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा है देखिए प्लेटिनम या सोना की उपस्थिति में सोना का विघटन। तीसरा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण है, एक यह हो गया और एक यह हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, वैसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक पदार्थ के सांद्रता 1 घात पर निर्भर करती है। कितने घात पर निर्भर करती है? तो सांद्रता 1 घात पर निर्भर करती है, सांद्रता 1 घात पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ए अभिकारक है, यहाँ पर उत्पाद बना रहा है, तो दर बराबर K इंटू ए हो गया।
और a के पावर जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छिपा है, तो जब घात 1 है तो कोटि का हो गया प्रथम, कोटि का हो गया प्रथम। तो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता एक घात पर निर्भर करती है, उससे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर नोट में हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण 2 गुना अगर करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। अब इसके बाद हम जैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए, इस जैसे को याद करना पड़ेगा उदाहरण को। यह देखिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन, नाइट्रोजन परऑक्साइड का वियोजन, नाइट्रोजन परऑक्साइड का वियोजन, इस सब के सब प्रथम कोटि का। देखिए अमोनियम नाइट्रेट का वियोजन, अमोनियम नाइट्रेट का वियोजन, यह भी प्रथम कोटि है। SO2Cl2 का वियोजन, यह भी प्रथम कोटि है। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, यह भी प्रथम कोटि है। इसके बाद इच्छु शर्करा का विघटन, यह भी प्रथम कोटि है। सभी रेडियो सक्रिय विघटन, सभी रेडियो सक्रिय विघटन, यह भी प्रथम कोटि है। इसके बाद देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बिल्कुल वही परिभाषा रहेगा। अब घात 2 पर निर्भर करती है, घात 2 पर निर्भर करती है। कह रहे द्विघात, द्विघात यानी घात 2 पर निर्भर करती है। शून्य कोटि में शून्य था, प्रथम कोटि में प्रथम था, और द्वितीय में 2 होगा, द्वितीय में 2 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2a का अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो 2 बराबर को हो जाएगा k इंटू ए के पावर 2, k इंटू ए के पावर। जैसे देखिए हो जाएगा नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड का विघटन, या देखिए द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। इसके बाद H2 तथा I2 के मध्य अभिक्रिया या HI का वियोजन। इसके बाद हम देखेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया बिल्कुल वही परिभाषा रहेगा। सांद्रता 3 घात पर निर्भर करती है। क्या बोले हैं? शून्य रहेगा तो शून्य घात, प्रथम कोटि रहेगा तो प्रथम घात, द्वितीय कोटि रहेगा तो द्वितीय घात और 2 घात, और तृतीय कोटि रहेगा तो 3 घात। बिल्कुल सेम वही बात है। यहाँ पर 3 अभिकारक रहेगा, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर Q हो जाएगा जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की मध्य अभिक्रिया। इसके बाद ध्यान दीजिए VVI क्वेश्चन, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखें। अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखें, तो अंतर निम्नलिखित है, अंतर निम्नलिखित है। एक और लिखेंगे आणविकता, एक और लिखेंगे कोटि, एक और आणविकता लिखेंगे, एक और कोटि लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए आणविकता, आणविकता कभी शून्य नहीं होती, बता चुके हैं। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं होती है। लेकिन कोटि का मान शून्य होता है, कोटि का मान शून्य होता है, इसका मान शून्य होता है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, तो शून्य हो सकता है। अब ध्यान दीजिए आणविकता, यह केवल सैद्धांतिक मान है, यह केवल सैद्धांतिक मान है, लेकिन कोटि यह प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है, कोटि प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद तीसरा नंबर है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, लेकिन कोटि में हो जाएगा सांद्रता के घात को, घातों के योग को, घात को या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आणविकता में यह अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणुओं की संख्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, लेकिन यह घातों का योग है। जो कोटि है घातों का है, योग है, घातों का योग है। तो ध्यान दीजिए VVI क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या अंतर होगा, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर होगा? तो निम्नलिखित अंतर है, आणविकता एक और लिखेंगे, एक और कोटि लिखेंगे। पहला हो जाएगा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है आणविकता में, कोटि में होगा कि शून्य होता है। आणविकता में होगा केवल सैद्धांतिक मान है, तो इसमें हो जाएगा
यह प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। इसमें हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। तो इसमें हो जाएगा घात को क्या कहते हैं, सांद्रता पर घातों को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणुओं की संख्या है। यह अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों का योग होता है। इसके बाद हम देखेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तो माना कि ये प्लस बी और सी प्लस डी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभी यहाँ पर देखिए dx बाई डी टी समानुपाती a इंटू बी। dx बाई डी टी समानुपाती a इंटू बी है। और देखिए समानुपात हटाएंगे तो k जुड़ जाएगा, यहाँ पर समानुपात हटाएंगे तो k जुड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए k बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए dx बाई डी टी है और ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो dx बाई डी टी इसके बटा में हो जाएगा a इंटू बी बराबर k। यानी अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को अभिक्रिया का वेग या स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिकारक के वेग और अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन दे सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या क्वेश्चन देगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण ज्ञात करें। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण ज्ञात करें या शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें तथा प्रमाणित करें कि T 1/2 बराबर A/2 के। T 1/2 बराबर A/2 के। ध्यान दीजिए यह अभी VVI क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया 3 तरीका का ही क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा दे देगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें या शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण ज्ञात करें या शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें तथा प्रमाणित करें कि T 1/2 बराबर A/2 के। यहाँ पर ध्यान दीजिए T 1/2 है, समय का आधा है यानी अर्धायु। समय का आधा क्या कहलाता है, अर्ध आयु। तो सबसे पहले देखिए कह रहे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखें। ये क्वेश्चन आता है लगभग बाबू 5 नंबर में, हमेशा दीर्घ उत्तरीय में आता है 5 नंबर में, दीर्घ उत्तरीय में आता है हमेशा 5 नंबर में। तो पहले इसका परिभाषा लिखेंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया। तो पीछे हम बता चुके हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वेग या दर अभिकारक के यहाँ पर के है, ध्यान दीजिएगा, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होते हैं। अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं जब शून्य घात के समानुपाती होगा। शून्य घात के समानुपाती होगा उसे क्या कहेंगे, शून्य कोटि का अभिक्रिया। अब हम मान लेते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, A B प्लस सी बना रहा है। A अभिकारक है और B प्लस सी बना रहा है। तो ध्यान दीजिए जब समय शून्य होगा तो A का सांद्रता A और B और C का सांद्रता 0 0। ये हम मान चुके हैं कि समय शून्य है तो A का सांद्रता A है और B और C का सांद्रता 0 है। अब कह रहा है T समय बाद। तो ध्यान दीजिए अब हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक का सांद्रता घटता है और उत्पाद का सांद्रता बढ़ता है। तो T समय बाद A माइनस एक्स होगा, A माइनस एक्स, यानी A में से एक्स का है सांद्रता है, यानी अभिकारक की सांद्रता घटेगा और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए B पहले शून्य था तो बढ़ेगा तो यह अभी एक्स यह अभी एक्स हो जाएगा, और अभिकारक की सांद्रता घटेगा तो पहले A था
तो घटेगा तो कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। फिर से ध्यान दीजिएगा, बताए हैं पीछे हम कि अभिकारक की सांद्रता घटता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो अभिकारक की सांद्रता घटता है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ता है। तो t बराबर शून्य, जब समय शून्य था तो अभिकारक की सांद्रता ए का है, यहाँ पर अभिकारक का, इसकी सांद्रता स्मॉल ए है, और b प्लस सी का है उत्पाद, तब b भी जीरो है, c भी जीरो। आज जैसे जैसे समय बीतेगा तो अभिकारक की सांद्रता घटेगा, तो पहले ए था तो ए में से घटेगा तो सांद्रता मान लेते हैं हम एक्स, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। यह शून्य है तो एक्स हो जाएगा, यह भी शून्य है तो एक्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक की सांद्रता घटता है। आगे देखते हैं हम इसे, ध्यान दीजिए। तो अभिक्रिया के दर या वेग का हो जाएगा शून्य घात के समानुपाती, शून्य घात के समानुपाती। द dx बाई dt समानुपाती a के पावर जीरो, a के पावर जीरो। अब ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला ही है। अब dx बाई dt समानुपाती a का सांद्रता का था a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यानी t समय बाद का था a माइनस एक्स। जैसे जैसे समय बढ़ता है सांद्रता घटता है, तो a माइनस एक्स, ए की जगह पर हो गया ए माइनस एक्स पावर जीरो। अब ध्यान दीजिए, dx बाई dt समानुपात हटाएंगे के जुट जाएगा, समानुपात हटाएंगे के जुट जाएगा, तो ए माइनस एक्स इंटू हो जाएगा ए माइनस एक्स के पावर जीरो। अब ध्यान दीजिए, किसी भी अंक के पावर शून्य होता है, किसी भी अंक के पावर शून्य होता है तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। तो dx बाई dt बराबर के इंटू एक, और के में वन से गुणा करेंगे तो के हो जाएगा, यानी dx बाई dt बराबर के हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है dx बाई dt समानुपाती a के पावर शून्य। जब शून्य रहेगा तो शून्य घात ए, अब ए की जगह पर क्या लिखेंगे, सांद्रता लिखेंगे, तो सांद्रता का था a माइनस एक्स, तो लिख दिए a माइनस एक्स। अब समानुपात हटाएंगे तो के जुड़ जाएगा a माइनस एक्स के पावर जीरो। किसी भी अंक के पावर जीरो होता है तो मान एक होता है, यहाँ पर एक हो जाएगा, के है तो के, और के में वन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा के, तो dx बाई dt बराबर के। अब देखिए, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो dx बाई dt बराबर के इंटू dt। अब ध्यान दीजिए बाबू थोड़ा सा यहीं पर, अब दोनों तरफ हम समाकलन लेंगे, दोनों तरफ समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है, दोनों तरफ समाकलन लेंगे, यह बाबू समाकलन का चिन्ह है, ध्यान दीजिए। तो dx है तो समाकलन dx बराबर, अब देखिए के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो देखिए जो कांस्टेंट होता है समाकलन में बाहर हो जाता है, समाकलन में बाहर हो जाता है, तो हो जाएगा के समाकलन dt, के समाकलन dt। तो देखिए dx का समाकलन x होता है, जो फिजिक्स जो मैथ पढ़ा है वो जानता है कि dx का समाकलन होता है x होता है, x होता है, और dt का समाकलन होता है t, dt का समाकलन होता है t। तो k है तो यहाँ पर k, और dt का हो जाएगा t, अब प्लस c, समाकलन में बाबू हमेशा प्लस c जुड़ता है, तो हो जाएगा समीकरण वन, समीकरण वन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, समय का था शून्य तो सांद्रता शून्य, समय अगर शून्य होगा तो सांद्रता भी शून्य होगा। अगर बाबू सांद्रता समय शून्य होगा तो सांद्रता भी शून्य होगा। तो देखिए x बराबर के टी प्लस सी, एक्स बराबर के टी या प्लस सी, यह है ना, इसको ले लेंगे तो सांद्रता शून्य, के इंटू टी है तो टी का मान शून्य, आप प्लस सी, यहाँ पर शून्य है तो हो जाएगा सी, के में शून्य से गुणा करेंगे तो हो जाएगा शून्य प्लस सी, यानी सी का मान क्या हो जाएगा, शून्य, सी का मान हो जाएगा शून्य। इसके बाद समीकरण वन से, समीकरण वन से, इसके बाद समीकरण वन से, समीकरण वन का है एक्स बराबर के टी या प्लस सी, के टी या प्लस सी। तो अब ध्यान दीजिए, एक्स बराबर है के टी या प्लस सी, तो एक्स है तो एक्स आ प्लस के टी आ प्लस, यहाँ पर देखिए सी का मान शून्य है, सी का मान शून्य, तो यहाँ पर शून्य रख देंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर के टी, एक्स बराबर के टी। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है, एक्स बराबर के टी, एक्स बराबर के टी। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे इसे, शून्य कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा dx बाई dt समानुपाती एक के पावर शून्य, और एक के पावर शून्य का हम मान बता चुके हैं a माइनस एक्स। जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक का सांद्रता घटता है, एक्स का है सांद्रता है। अब ध्यान दीजिए,
तो ए की जगह पर हो जाएगा ए के पावर एक्स, पावर शून्य। अब समानुपात हटाएंगे तो के जुटेगा, समानुपात हटाएंगे तो के जुटेगा। अब ध्यान दीजिए, किसी भी अंक के पावर शून्य होता है तो उसका मान एक होता है, उसका मान एक होता है। तो यहाँ पे एक हो गया, के में 1 से गुणा करेंगे के हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा kt, dx बराबर kt। इसके बाद दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे बाबू। के कांस्टेंट है तो के बाहर हो जाएगा, के कांस्टेंट समाकलन में होता है तो बाहर हो जाता है। dx का बाबू समाकलन x होता है और dt का समाकलन t होता है, और c कांस्टेंट होता है बाबू। जब समाकलन निकालते हैं तो हम c जोड़ते हैं। इतना हो गया समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, अगर समय शून्य है तो सांद्रता भी शून्य होगा, समय शून्य है तो सांद्रता भी शून्य होगा। तो समीकरण 1 है x बराबर के टी प्लस सी। एक्स का मान शून्य है, के इंटू टी का मान भी शून्य है, प्लस सी। के में शून्य से गुणा करेंगे सी, यानी सी का मान का हो जाएगा 0, सी का मान 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर के टी प्लस सी है। समीकरण 1 का है x बराबर के टी प्लस सी, एक्स बराबर के टी प्लस सी। तो x प्लस के टी प्लस सी का मान देखिए शून्य आया, सी का मान शून्य, तो सी की जगह पर शून्य रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर के टी। यही का है वेग समीकरण है, यही वेग समीकरण है, यही वेग समीकरण है। ध्यान दीजिए, यही वेग समीकरण है, यही वेग समीकरण है। ध्यान दीजिए, x बराबर है, x बराबर के टी, एक्स बराबर के टी। तो के बराबर हो जाएगा, x बराबर है के टी, एक्स बराबर के टी है तो के बराबर हो जाएगा x बाई टी, के बराबर x बाई टी। एक्स का है तो सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और समय का होता है सेकंड। तो हो जाएगा के बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम देखेंगे अर्ध आयु, अर्ध आयु, अर्ध आयु। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी सांद्रता होने में लगे समय को अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु को T1/2 द्वारा सूचित करते हैं, T1/2 द्वारा सूचित करते हैं। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी होने में, प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी होने में लगे समय को अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु को T1/2 द्वारा सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यही न था, ए था, आया था बी प्लस सी था। टी अगर शून्य तो अभिकारक की सांद्रता का था ए था, आया शून्य, ए अभी शून्य था। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक सांद्रता ए था तो प्रारंभिक सांद्रता की आधी, प्रारंभिक सांद्रता ए था तो आधी बटा में 2 हो जाएगा। होने में लगे समय को अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु को T1/2 द्वारा सूचित करते हैं। तो टी का हो जाएगा T1/2 हो जाएगा, टी हो जाएगा T1/2 हो जाएगा, यानी समय का हो जाएगा आधा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यही समीकरण था शून्य कोटि का, x बराबर के टी। तो x का मान हो गया a/2, x का है सांद्रता है तो हो जाएगा a/2। देखिए यहाँ पर a/2 है तो a/2, के है तो के इंटू टी का मान हो जाएगा T1/2। तो हो जाएगा a बटा में 2। अब देखिए के यहाँ पर गुणा में है, के यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर बच जाएगा T1/2। तो a बटा में 2 के बराबर T1/2, T1/2। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 1/2 के बराबर T1/2। तब हम मान लेते हैं कि 1/2a बराबर k, 1/2a बराबर k डैश हो गया। तो हो जाएगा a इंटू के डैश, a इंटू के डैश बराबर T1/2, T1/2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब के हटा देंगे तो समानुपात हो जाएगा, के हटा देंगे तो समय समानुपात हो जाएगा। तो हो जाएगा a और T1/2 समानुपात a, T1/2 समानुपात a। यानी यहाँ पर भी हो गया आंसर आपका, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। यही था शून्य कोटि की अभिक्रिया का
वेग समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण और अर्ध आयु। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें तथा इसका अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल ज्ञात करें। देखिए हम लोग शून्य कोटि का देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें और इसका अर्ध आयु अर्ध आयु का ही नाम होता है अर्ध जीवन काल। तो ध्यान दीजिए परिभाषा वही है बिल्कुल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, एक घात के। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वेग या दर अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया इतना है और t0 यानी समय शून्य है, प्रारंभिक समय है, तो सांद्रता A होगा, अभिकारक की सांद्रता A होगा स्मॉल a और बाकी का होगा शून्य शून्य। t समय बाद अभिकारक की सांद्रता घटता है तो घट गया, इधर बढ़ गया, तो A था तो A माइनस x हो गया और शून्य था तो हो गया x। अब ध्यान दीजिए परिभाषा इसका कह ही रहा है कि शून्य एक घात के समानुपाती होता है, अभिकारक की वेग या दर एक घात के समानुपाती होती है। देखिए एक घात के समानुपाती dx/dt वेग या दर होता है, प्रारंभिक सांद्रता है तो a लिख दिया है, घात 1 तो घात 1। अब ध्यान दीजिए dx/dt समानुपाती a का मान है a माइनस एक्स तो a माइनस एक्स लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जब समानुपात हटाएंगे तो हो जाएगा k इंटू a माइनस एक्स। अब dx, अब ध्यान दीजिए dx a माइनस एक्स बटा में इधर हो जाएगा, इधर k है, इधर देखिए dt इधर आ जाएगा, यानी तिरछा तिरछी हम गुणा कर देंगे। अब दोनों तरफ समाकलन लेंगे, दोनों तरफ समाकलन लेंगे। दोनों तरफ समाकलन लेने पे हो जाएगा 1/a माइनस एक्स डी एक्स बराबर k इंटू डी टी। तो ध्यान दीजिए a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स, इसका समाकलन इतना होगा और देखिए बराबर है तो बराबर k या dt का t हो जाएगा, dt का t प्लस c, कोसेंट जुड़ता है समाकलन जब होता है तब। अब ध्यान दीजिए जब समय शून्य लेंगे तो सांद्रता शून्य होगा, जब समय शून्य लेंगे तो सांद्रता शून्य होगा। तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स के जगह पर शून्य हो जाएगा और यहाँ पर टी की जगह पर शून्य हो जाएगा। तो लॉग ए में गुणा करेंगे तो लॉग ए हो जाएगा, शून्य में करेंगे तो शून्य होगा। यहाँ पर के में 0 से करेंगे तो 0 और प्लस सी, यानी सी का मान हो जाएगा माइनस लॉग ए। अब इस सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ध्यान दीजिए सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ए, प्लस माइनस माइनस होता है सी का मान, तो माइनस लॉग ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको हम देखिए लॉग एम माइनस एन का होता है, लॉग एम माइनस एन का होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है सूत्र। देखिए यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन सूत्र होता है, लॉग एम माइनस एन का, तो हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ये, देखिए के टी हो जाएगा। एक मिनट ध्यान से देखिएगा इसको, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यह लॉग ए माइनस एक्स है तो लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी। अब हम क्या करेंगे कि लॉग एम बटा एन का सूत्र होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा एन का सूत्र होता है लॉग एम माइनस एन, लॉग एम हो गया माइनस एन हो गया तो हो जाएगा लॉग एम बटा एन, तो लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स बराबर के टी हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि टी इधर गुणा में इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 1/t इंटू लॉग
a माइनस एक्स बराबर के हो जाएगा, बराबर के। अब ध्यान दीजिए, अगर जब हम log 10 में बदलेंगे, log 10 में log है और log 10 में बदलेंगे तो 2.303 से गुणा करेंगे, 2.303 से यहाँ पर देखिए ध्यान से गुणा करेंगे तो 1/t इंटू 2.303 इंटू log 10 a बटा में a माइनस एक्स बराबर के। तो 1 में 2.303 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.303 बटा में t इंटू log 10 a बटा में a माइनस एक्स। यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। इसके बाद अब हम इसमें अर्ध आयु देखेंगे, अर्ध आयु देखेंगे। अर्ध आयु होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता होने में, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता होने में लगे समय को अर्धायु कहते हैं। अर्धायु को T1/2। तो प्रारंभिक सांद्रता ध्यान दीजिए A था, प्रारंभिक सांद्रता A, तो A/2 हो जाएगा और समय था T, तो ई का हो जाएगा T1/2 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता होने में लगे समय को अर्ध आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते